प्रिय छात्रों, नमस्कार। बर्माज आईएएस की इंडियन पॉलिटी सीरीज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हमारा विषय मौलिक अधिकारों का है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हम आज आपसे चर्चा करेंगे और आज हम ये समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या हैं, क्यों भारतीय संविधान में लागू किए गए और इनका कुछ हद तक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, हम यह भी आपको बताएंगे। एक बात मैं आपसे यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि देखिए, आपकी प्री की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। 14 मई को आपका पीसीएस का है और 28 मई को आईएएस का प्री की परीक्षा है। इसके लिए आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर और इन सब चीज़ों के बारे में जानते ही होंगे और प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छी तरह से करिए। हम इंडियन पॉलिटी को जो पढ़ा रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी में एक बात आप ध्यान रखिए कि आईएएस पीसीएस हो या और कोई परीक्षा हो, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, थोड़ी सी हम उसकी भी चर्चा आज कर देते हैं यह टॉपिक शुरू करने से पहले। जैसे देखिए, एक चीज है कि संविधान के भाग, संविधान भाग, दूसरी चीज है अनुच्छेद, तीसरी चीज है संशोधन। संशोधन के बाद अगली चीज यहां पर देखिए, अधिनियम। अधिनियम अधिनियम से हमारा मतलब है जैसे आरईटी यानी राइट टू एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जैसे आरटीई और आरटीआई, ये सब जैसे कि हैं, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो आप देखिए, एक एक को बना करके और एक एक को डाल करके कि कैसे डालेंगे कि आप देखिए, जैसे भाग है, भाग को एक दिन रख दिया कुछ थोड़ी देर के लिए कि भाग आपका तैयार हो गया। अनुच्छेद को देखते जा रहे हैं, अनुच्छेद को कई टुकड़ों में तोड़ लीजिए, फिर धीरे धीरे अनुच्छेद तैयार कर लीजिए, संशोधन को कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, यहां से भी एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से होता है, दो क्वेश्चन यहां की बात होती है, हम पीसीएस की कर रहे हैं। संशोधन से एक या दो क्वेश्चन, अधिनियम से एक क्वेश्चन, ये आपके यहां पर देखिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आपके बन जाते हैं। 4 से 5 प्रश्न, ये 4 से 5 प्रश्न ये होते हैं। फिर उसके बाद जो सिद्धांत के रूप में और जो प्रश्न दिए गए हैं, आप उनको लें और उनको देखें। ये वाले प्रश्न जनरली जो है, आप अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये आपसे गलती होती रहती है। उम्मीद करते हैं कि इसको आप ठीक कर लेंगे और अभी से ध्यान देने लगेंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत दूर नहीं है, नजदीक है, उसके हिसाब से कुछ काम करें। एक चीज और, किसी भी रूप में कैसे भी आपको ये दृढ़ निश्चय करना है कि अब के बाद हमको जो है पीसीएस में सफल जरूर होना है और अगला जो एग्जाम है आईएएस का प्री, उसको भी हम क्रैक करेंगे। इसके लिए आपको पूरी तरीके से तन मन धन लगा करके दिन रात एक करने की आवश्यकता है कि जिससे कि आप सारा काम अच्छी तरीके से कर सके। तो अब हम यहां पर शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकारों की, और मौलिक अधिकारों के बारे में हम चर्चा करना शुरू करते हैं। मौलिक अधिकारों को बताने से पहले हम चर्चा करेंगे अधिकार की। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि अधिकार क्या होते हैं। अधिकार
अधिकार। अधिकार क्या चीज है? अधिकार दावा है। अधिकार क्या है? दावा है। कैसा दावा है? किसी के विरुद्ध जो कि उसका कर्तव्य है, इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे के लिए कर्तव्य होता है। अब जैसे हम सीधी सी बात यहां पर बताएं कि जो भी स्टूडेंट हैं उसको अपने अध्यापक से शिक्षा पाने का अधिकार है, वो उसका दावा है कि उससे वो शिक्षा प्राप्त करे। और जो अध्यापक है उसका यह अधिकार है कि वह विद्यार्थियों से अपनी चाहे फीस की बात हो या और चीजें हैं वो प्राप्त करें। तो देखिए, और स्टूडेंट का ये कर्तव्य है कि उसके लिए पे करें। तो यहां पर अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे का अधिकार, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य, जो एक का अधिकार है दूसरे पर दावा है, और जो दावा है दूसरे पर जिस पर उसका यह दायित्व है कि उसको पूरा करे। ठीक है। अब अगली चीज देखिए कि अधिकार के प्रकार की बात अगर हम करें तो यहां पर देखिए अधिकार के प्रकार। अधिकार के प्रकार क्या है? अधिकार जैसे हम कहते हैं प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। दूसरी चीज हम यहां पर बात करें नैतिक अधिकार। तीसरी चीज हम यहां पर बात करें विधिक अधिकार। या इसी चीज को हम कह सकते हैं वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार। अगली चीज की बात हम अगर करें वैधानिक अधिकार के बाद संवैधानिक अधिकार। और फिर अगली चीज है मौलिक अधिकार। अब यहां पर देखिए हम जो विभिन्न प्रकार के अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, ये अधिकार हैं क्या और किस रूप में हैं। आप यहीं पर देखिए, ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार से आपका क्या मतलब है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार का तात्पर्य यह है कि जो अधिकार आपको जन्मजात प्रकृति द्वारा मिले हैं। जैसे कि जब आप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए आए तो आपको सांस लेना, भोजन करना, चलना फिरना, ये सहज रूप से एक अधिकार के स्वरूप में प्रकृति द्वारा प्रदत्त हुआ कि जो सबको मिलता है। केवल अगर हम कहें व्यक्तियों को तो ऐसा नहीं है। जो भी पशु हैं, कुत्ता, बिल्ली, जाड़, जो भी प्रकृति के क्रिएचर्स हैं, प्रकृति के जीव जंतु हैं, सबको इस प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं और सब इसी प्रकार के अधिकार का उपभोग भी करते हैं क्योंकि प्रकृति द्वारा ये सहज रूप से प्रदत्त अधिकार हैं। अगली चीज देखिए नैतिक अधिकार। ये समाज द्वारा प्राप्त अधिकार है। समाज द्वारा प्राप्त अधिकार यानी नैतिकता क्या चीज है? नैतिकता सामाजिक मूल्य है
जो कि समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उसी के अंतर्गत लोगों को अनुरूप अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी के अनुरूप लोगों को अधिकार प्राप्त होते हैं। ये यहां पर देखिए समाज द्वारा प्राप्त है, ये चीज महसूस कीजिए। अगली चीज आप यहां पर देखते हैं कि विधिक अधिकार, ये विधायिका द्वारा दिए गए हैं। विधायिका द्वारा प्रदत्त अधिकार, विधायिका द्वारा प्रदत्त अधिकार, जो विधायिका अधिकार देती है लोगों को विधि बना करके, कानून बना करके, वो सरकार के द्वारा, वो विधिक अधिकार है। इसी को हम वैधानिक अधिकार या जिसी चीज को हम कह सकते हैं लीगल राइट, ये भी है। संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी जो संविधान के द्वारा जो अधिकार लोगों को दिए जाते हैं वो संवैधानिक अधिकार है। अब यहां पर देखिए वैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में काफी हद तक मिला जुला मामला है। लेकिन अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार संविधान में होते हुए भी संविधान के एक विशेष महत्व के अधिकार हैं, इसलिए मौलिक अधिकार कहे जाते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार लोगों के लिए नितांत आवश्यक ऐसे अधिकार हैं जो कि उनके चहुमुखी विकास के लिए जरूरी हैं। ये भाग 3, जैसे भारतीय संदर्भ में कहें तो भाग 3 में प्राप्त अधिकार या प्रदत्त अधिकार, भाग 3 से प्राप्त अधिकार, ये जो अधिकार हैं ये मौलिक अधिकार है। आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो मौलिक अधिकार का है। हम इसी मौलिक अधिकार के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। देखिए, हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों का इतिहास अगर देखिए तो 1215 ईस्वी से आरंभ होता है, जिसको कि हम ब्रिटेन में कहें, ब्रिटेन के एक मैग्ना कार्टा के रूप में होता है। सवाल इस चीज का है कि 1215 में ऐसी क्या बात हुई कि इसको हम मौलिक अधिकारों की शुरुआत मानते हैं। कौन सी ऐसी घटना हुई, कौन सी ऐसी बात हुई कि जिसकी वजह से हम इसको मौलिक अधिकारों का आरंभ मानते हैं। किसको? 1215 की घटना को। 1215 में एक राजा हुआ करते थे ब्रिटेन के, उनका नाम था जॉन। जॉन साहब थोड़ा मनमानी करने वाले प्रकृति के सम्राट थे। इसका प्रभाव ये हुआ कि उनकी मनमानी के विरुद्ध उनके जो सामंत थे, ब्रिटेन में अगर देखिए या यूरोप में ही कह लीजिए, सामंतों की 3 प्रकार की कोटियां होती थी। पहली कोट सबसे ऊपर की थी जिसको अर्ल या ड्यूक कहते थे। दूसरी कोट जो थी जिसको कि बैरन कहते थे। तीसरी कोट थी जिसको कि नाइट कहते थे। नाइट का मतलब जैसे गुड नाइट में होता KNIGHT, वो नाइट। हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल यहां पर नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर बताते हैं कि बैरन और अर्ल ये विद्रोही स्वरूप में आ गए थे। राजा ये चाहता था कि इस विद्रोह को रोके, इसलिए राजा ने 15 जून 1215 ईस्वी को एक अधिकार पत्र हस्ताक्षर किया। एक अधिकार पत्र हस्ताक्षर किया। यही हस्ताधिकार पत्र जो था, ये क्या था? यही अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
यहां पर देखिए मैग्ना कार्टा का क्या अर्थ है। मैग्ना कार्टा का अर्थ यहां पर कि संप्रभु की मनमानी पर रोक। मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा संप्रभु की मनमानी पर रोक, और संप्रभु भी विधि के अनुसार ही शासन करेगा और विधि को मानेगा। मैग्ना कार्टा का अर्थ था संप्रभु। संप्रभु मनमानी नहीं करेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये थी इसमें, संप्रभु विधि के अनुसार शासन संचालित करेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि संप्रभु वो कार्य नहीं करेगा कि जिसकी वजह से वो जो है अपने मनमाने रूप से जिसके साथ चाहे जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे। ऐसा नहीं हो सकता। या ये कह दिया कि संप्रभु जो कुछ बोलेगा वही कानून होगा, क्योंकि हम इस बात की यहां पर चर्चा करना चाहेंगे कि एक विचारक ब्रिटेन के हुए जॉन ऑस्टिन का विचार था कमांड ऑफ सॉवरिन, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरिन, यानी संप्रभु की आज्ञा ही कानून है। लेकिन यहां पर डायसी की बात चल रही है कि रूल ऑफ लॉ की, कि ब्रिज से ऊपर संप्रभु भी नहीं होगा, यानी सॉवरिन विल नॉट बी अबव द लॉ। संप्रभु यानी सॉवरिन भी ब्रिज से ऊपर नहीं होगा। यहां पर सबसे अहम बात यह है। दूसरी चीज, जब ऐसी बात हुई तो यहां पर देखिए चर्च कहां पीछे रहने वाली। चर्च ने कहा कि भाई हमको भी मुक्त कीजिए, हमको भी फ्रीडम दीजिए। तो यहां पर दूसरी चीज यहां पर हुई कि चर्च की स्वतंत्रता। चर्च की स्वतंत्रता का मतलब अपने विधि विधान व्यवस्था हर चीज से, जो कुछ भी शासन का कुछ नियंत्रण या शासन से जो कुछ था वो सबसे भी मुक्ति पाकर के चर्च पूरी तरह से फ्री हो गई। तीसरी चीज हो गई ये, और चौथी चीज इसमें हो गई कि लोगों को संपत्ति के अर्जन का, रखने का, प्रबंधन करने का ये अधिकार। संपत्ति के अर्जन और प्रबंधन करने के अधिकार के अंतर्गत एक बहुत बड़ी बात हुई थी। मान लीजिए ब्रिटेन की कोई महिला है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो ये पहले ब्रिटेन की ये व्यवस्था थी कि उस महिला को, या चर्च ये व्यवस्था करता था कि उसके लिए शादी करना जरूरी है। अब अगर वो महिला एक संपत्ति धारित करती है तो अपने संपत्ति का मैनेज कर सकती है, वो चाहे तो मैनेज करे, चाहे ना करे। इस प्रकार की बातें जो हुई ये ही मैग्ना कार्टा के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में दी गई थी, जो कि हम मोटी बात यहां पर कहते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ करके हम भारत में यहां पर देखें, ये मैग्ना कार्टा के रूप में हुई 15 जून 1215 को। अगली चीज ये बताएं, इस मैग्ना कार्टा को आगे किसने और बढ़ाया? आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे शासक हुए, (1216) में ये किंग जॉन थे, इनकी मृत्यु हो गई। किंग जॉन की मृत्यु के उपरांत इनके उत्तराधिकारी बने हेनरी III ने 1216 ईस्वी में, यानी 1216 का 15 नवंबर 1216 को हेनरी III ने मैग्ना कार्टा को स्वीकार किया। यहां पर अगली चीज देखिए, इनके उत्तराधिकारी यहां पर जॉन
ये थे सम्राट जॉन। दूसरे जो है यहां पर इनके उत्तराधिकारी हुए, ये थे सम्राट हेनरी तृतीय। इन्होंने 15 नवंबर 1216 को इसको जो है पुष्ट किया, फिर पुनः पुष्ट किया। इसके बाद देखिए लुई आठवां, ये कहां के थे? ये फ्रांस के थे। इन्होंने भी 1217 ईस्वी में मैग्ना कार्टा को माना। यानी यहां पर देखते हैं कि यूरोपीय समाज से धीरे धीरे राजा का जो वो वर्चस्व था, जो मनमानापन था, वो धीरे धीरे जाता रह रहा है। अब आप यही चीज देखिए कि जब यहां से हम आते हैं तो दूसरी तरफ चलते हैं अमेरिका की तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बात यह हुई कि वहां पर 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। 1780 तक जाते जाते संविधान काफी हद तक बन चुका था। 1783 में एक संधि के द्वारा, पेरिस की संधि के द्वारा सारा मामला समाप्त हो गया और संविधान भी पुष्ट हो चुका था। इसके बाद अगली चीज हुई कि इस संविधान में मौलिक अधिकारों का कोई जिक्र नहीं था। अमेरिकी संविधान में बाद में अमेरिकी संविधान यानी यूएसए की बात हम कर रहे हैं, में बिल ऑफ राइट्स के द्वारा संशोधन करके कि बिल ऑफ राइट्स के रूप में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। हम इस सब चीजों पर बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हम आगे चल करके भारतीय संविधान की तरफ थोड़ा सा आते हैं और भारतीय संविधान में हम इस चीज को चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहां पर है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोकमान्य तिलक ने स्वराज विधेयक के द्वारा और नेहरू रिपोर्ट के द्वारा यहां पर जो है मौलिक अधिकारों को भारतीय समाज में स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक ये सफल नहीं हुआ था। हाँ, भारतीय संविधान जब बना तो उस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में ये अधिकार दिए गए। यहां पर एक चीज देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लाया क्यों गया? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लाने का क्या कारण था? एक बात है, लोगों ने सरकार को बनाया। किसने? भारत के लोगों ने। हम भारत के लोग यहां पर देख रहे हैं, हम भारत के लोग, मतलब लोगों ने संविधान को बनाया, सरकार को बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन सब लोगों ने मिलकर के लड़ा और देश को आजाद किया। जब स्वतंत्रता आंदोलन लोगों ने मिलकर के लड़ा और देश को आजाद किया, सारे लोग साथ साथ मिलकर के इस देश के निर्माण में भी लग गए। यहां पर देखिए, जो लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अब जो विभिन्न वर्ग थे, विभिन्न समाज थे, विभिन्न जातिगत लोग थे, सब अपनी आजादी किसी न किसी से चाहते थे। अगर आप देखें, सब अपनी अपनी आजादी के रूप को
अलग अलग रूपों में देखते थे। आदिवासी क्या सोचते थे? आदिवासी समाज ये कहता था कि जो शहरी वर्ग है, जो वहां पर रह गया है, जिसको वो दीकू कहते थे, उसके शोषण से उसको मुक्ति मिल जाए। किसान ये सोचता था कि अगर जमींदार हैं तो जमींदारों से मुक्ति मिल जाए, मतलब उसकी जमीन हो जाए, जमींदार को उसको किराया देकर के ना घूम लेना पड़े। तीसरी चीज, जैसे व्यापारी वर्ग था वो अपने हित की बात करता था, पूंजीपति अपने हित की बात करता था। ये हमारे ही यहाँ नहीं हुआ। अगर हम अमेरिकी संविधान को पढ़ें, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ें, तो वहां पे भी दिखाई पड़ता है कि हर व्यक्ति अपने अपने हितों के लिए कहीं न कहीं स्वतंत्रता संग्राम में था। इसलिए संविधान जब बनने लगा तो संविधान बनने पर भी हर व्यक्ति अपने अपने हितों के लिए ये चाहता था कि उसके हितों को संविधान में रखा जाए। वास्तव में हितों को रखने के लिए जब संविधान बनने लगा तो अगर हितों की बात देखा जाए जो संविधान सभा में किया जाए, तो एक चीज होती कि संविधान सभा में हमने आपको जब पढ़ाया था तो एक चीज यहाँ पर यह कहीं नहीं बताया कि कोई भी संविधान सभा ऐसी नहीं हुई है कि जिसमें मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई हो। कोई भी सेशन आप बता दीजिए कि जिसमें संविधान सभा की कोई भी सेशन हुआ हो, कोई भी सत्र ऐसा नहीं था जिसमें मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई हो। कारण क्या था कि जो संविधान में लोगों ने डिबेट और डिस्कशंस किए, वो सारे डिबेट और डिस्कशंस इस प्रकार से किए गए कि जिसमें आम सहमति बन सके। आपको एक बात यहां पर हम इस संदर्भ में और कहेंगे कि एक विचारक हुए हैं अमेरिका के, हुई हैं मेरी पार्कर फॉलेट। मेरी पार्कर फॉलेट ने कहा कि जहां पर लोग होंगे वहां पर संघर्ष होगा। संघर्ष को हम सकारात्मक रूप में लें या नकारात्मक रूप में लें, ये हम पर है। सकारात्मक रूप से लेकर के उस संघर्ष का समाधान करके हम विकास कर सकते हैं। भारत में संविधान निर्माण में जो लोगों के बीच हितों के संघर्ष थे, उनको जो है इस प्रकार से साधने का प्रयास किया गया ताकि संविधान को आम सहमत से बनाया जा सके। संविधान में आम सहमति किसी न किसी रूप में लाई गई, लेकिन हुआ क्या इसका परिणाम? आप देखते हैं कि सारी चीजें मौलिक अधिकारों के रूप में जो आई या नीति निर्देशक तत्वों के रूप में आई, वो शासन व्यवस्था के अतिरिक्त वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आई। हम आपको ये भी बता दें, हम आगे चल करके ये चर्चा करेंगे कि अनेक स्थलों पर हम आपको ये चर्चा करते हुए बताएंगे कि जहां मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कुछ न कुछ विरोधाभास भी मिलता है। जो बात मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहीं पर नीति निर्देशक तत्वों का विरोध करते हैं या हम एक दूसरे के विरोध की बात कहें। जैसे कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 45, तो हम इसकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा रुक करके, लेकिन हम यहां पर जो बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्यों लिए गए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, देखिए, जिस सरकार को हमने चुना, जिस शासन व्यवस्था को हमने बनाया, वह शासन व्यवस्था अगर मान लीजिए मनमाना हो जाए या अनियंत्रित हो जाए तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। किसके लिए? जनता के लिए। इसलिए संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई कि भैया शासन व्यवस्था की ये लिमिट है, शासन व्यवस्था की ये सीमा है, इस सीमा से आगे वह जनता के अधिकारों को नहीं ले सकती है, ये सीमा है। आप देखिए, यही बात जो मैं कहना चाहता हूं या कह रहा हूं, आप देखें उत्तर प्रदेश के एक उच्चतम न्यायालय के मुकदमे में, जिसमें हम कहते हैं मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1951 का यह मुकदमा है, जिसमें कि यह कहा गया है कि मौलिक अधिकार एक, यहां पर देखिए, आचरण का स्तर नियत करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? जो कि आचरण का स्तर नियत करते हैं, नागरिकता के स्वरूप को नियत करते हैं, शासन की सीमाओं को नियत करते हैं।
किसके संदर्भ में शासन की सीमाओं को, कि शासन किस हद तक जा करके नागरिकों के निजी मामलों में या नागरिकों के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी अभिव्यक्ति देखें कि जिसमें यहां पर हमने बात की है, किसकी बात, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यह मुकदमा था जिसमें यह कहा गया, इसमें क्या कहा, आचरण का स्तर मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, आचरण का स्तर है, किसके लिए, नागरिक, राज्य और चीजों के लिए ये आचरण का स्तर नियत करते हैं। ये इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर बनती है। राज्य क्या आचरण करेगा नागरिकों के साथ, यहां पर देखिए ये निर्धारित किया जाता है। दूसरी चीज आप यहीं पर देखिए, जस्टिस पीएन भगवती ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में कहा था कि जो कुछ भी वैदिक काल से लेकर के आज तक के जो भारतीय समाज, भारतीय व्यवस्था के मूल्य हैं, उस सब की अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार है। वैदिक काल से लेकर के ये न्यायमूर्ति किसकी बात है, हम यहां पर दूसरी चीज कह रहे हैं, ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ, भारत संघ में जस्टिस पीएन भगवती ने क्या कहा, जस्टिस पीएन भगवती ने कहा कि मौलिक अधिकार क्या है, वैदिक काल से लेकर आज तक जो भारतीय समाज के मूल्य हैं उसकी अभिव्यक्ति है। एक चीज लाया, कहने का मतलब जो हमारे समाज के मूल्य हैं उनको जो है यहां पर रखा गया है मौलिक अधिकार के रूप में। अगली चीज यहां पर देखें, मौलिक अधिकार को यह भी कहा जाता है कि यह मानवाधिकार है। मानवाधिकार जो मनुष्य के लिए अधिकार होने ही चाहिए, वह किसी राज्य की सीमा से परे है। मतलब राज्य की सीमाएं मानवाधिकारों को नहीं बांधती हैं। इसको यूएन चार्टर के द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। अगली चीज, इस प्रकार आप देखिए तो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा भारत भूमि पर रहने वाले लोगों, चाहे वो नागरिक हों या गैर नागरिक हों, उनको दिए गए वे अधिकार हैं। नागरिक हों या गैर नागरिक हों, उनको दिए गए वो अधिकार हैं जो उनके चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब ये हुआ कि चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक उन अधिकारों को राज्य आसानी से नहीं ले सकता। यही अंतर मौलिक अधिकार और विधिक अधिकारों में है। विधिक अधिकार को आप अगर देखें तो विधिक अधिकार राज्य आसानी से देता है, आसानी से ले लेता है, लेकिन मौलिक अधिकार राज्य ना तो आसानी से दे जरूर सकता है लेकिन ले नहीं सकता। राज्य के द्वारा दिए गए ही अधिकार नहीं है, राज्य आसानी से ले नहीं सकता, यह संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। अब हम यहां पर दूसरी चीज की चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए कि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित किए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित किए गए हैं। 12 से 35 तक वर्णित किए जाने वाले अधिकार कौन से हैं? यहां पर देखिए, मौलिक अधिकार,
ये यहां पर है भाग 3, ये संविधान का है, और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यहां पर एक चीज देखिए, अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में परिभाषा है। परिभाषा किसकी है? राज्य की परिभाषा। हम यहां ब्रैकेट में राज्य लिख देते हैं, अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज जो है अनुच्छेद 13 है, जिसमें हमने विधि के बारे में बताया है। विधि के संदर्भ में कहा गया है। विधि के संदर्भ में विधि का मौलिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, किसको हम विधि कहेंगे, संविधान की पूर्व की विधियां क्या होंगी, संविधानोत्तर विधियां क्या होंगी, इन सब की चर्चा की गई है। और उसके बाद एक एक करके 6 अधिकार बताए गए हैं। अगर हम यहां पर देखें, 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अधिकार, जिसको हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार, भारतीय संविधान से हटा दिया गया। इसको हटाना क्यों पड़ा? आप यहां पर देखें कि ये बार बार इस चीज की दिक्कत पैदा कर रहा था। किससे? जो संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्व हैं। वास्तव में देखा जाए, मौलिक अधिकार क्या है? लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में है। कौन? मौलिक अधिकार। लेकिन अगर हम नीति निर्देशक तत्वों को देखें तो नीति निर्देशक तत्व लोगों के सामाजिक और आर्थिक जो स्वतंत्रताएं हैं उसको निर्मित करने के लिए है। यहां पर देखिए कि जैसा कि उद्देशिका में कहा ही गया है कि हमको प्राप्त कराना है, बनाना है, बढ़ाना है। मतलब क्या है? ये सब चीजें ये कही जा रही हैं कि संविधान में का उद्देश्य है लोगों को प्राप्त कराना चीजों को। कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान उस चीज की चर्चा नहीं है कि जो आज है। मतलब क्या चीज हमको किस रूप में भारत को बनाना है, किस रूप में लाना है, वो सब बातें हमारा संविधान कहता है। वही चीज, उन्हीं सब चीजों को बनाने या प्राप्त कराने की दिशा में हम यहाँ पर मौलिक अधिकार भी प्रदान कराते हैं। संविधान प्रदान कराता है कि जिससे कि लोग उस दिशा में आगे बढ़ सके, उनका चहुमुखी विकास हो। भाई हम अगर देखें, ये तत्व वहीं पर दिखाई पड़ते हैं। फिर उसके बाद 6 मौलिक अधिकार हम यहां पर बताते हैं। देखिए, नंबर 1 समता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा चीज है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर हम इसको देखें तो 23-24 है। पांचवा उसके बाद, चौथा उसके बाद हम देखें धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28। पांचवा है कि जिसको कहते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार।
शैक्षिक अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 31 जो था, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, वो हटा दिया गया है। ये बात जरूर है कि उसके साथ कुछ बटे हुए 31 का, खा, गा 3 बचे हुए हैं। हम यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं करते हैं। यहीं पर देखिए, ये क्योंकि वो व्यावृत्तियां हैं, व्यावृत्तियां का मतलब जो है वो कुछ चीजों की रक्षा करती हैं कि जहां पर, या हम ये कह सकते हैं कि वो मौलिक अधिकारों के अपवाद हैं। छठा जो है इसके बाद संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है अनुच्छेद, जैसे आप जानते हैं, 32 से लेकर के 35 तक है। ये सारे के सारे आपके मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। अब हम एक चीज और भी यहां पर देखते हैं कि अगली चीज पर हम चर्चा करते हैं कि मौलिक अधिकारों में हम अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 में अगर हम यहां पर चर्चा करें तो एक चीज पाते हैं कि अनुच्छेद 12 में है क्या। यहां पर राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। देखिए, राज्य शब्द विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। एक बार किसी छात्र ने हमसे ये पूछा था कि सर, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने किया था, लेकिन यहां उस राज्य का कोई मतलब नहीं है। हम जब गार्नर के राज्य की बात, जो हमने राज्य की परिभाषा में बताया था, तो गार्नर का राज्य भी यहां पर कोई अर्थ नहीं रखता। या जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां पर उस राज्य से भी कोई मतलब नहीं है। यहां पर राज्य का मतलब वो है कि जिसका प्रयोग भाग 3 और भाग 4 के संदर्भ में किया जाएगा। भाग 3 और भाग 4 के संदर्भ में जो राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो किस रूप में है और क्या है कि जिसका संबंध सीधे सीधे भारत में रहने वाले लोगों के हितों से है। अब उसके संदर्भ में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हम यहां पर राज्य की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य इन स्टेट, स्टेट क्या है? इसके अंतर्गत जो बताया गया है, भारत सरकार और भारतीय संसद। नंबर 2, राज्य सरकारें और राज्य विधानमंडल। 2 बातें हो गई। तीसरी चीज उसके बाद आप देखते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के शासन के अंतर्गत। क्या चीज? पहली चीज यहां पर करें, स्थानीय प्राधिकारी
स्थानीय प्राधिकारी और दूसरी चीज है अन्य प्राधिकारी। ये इतनी चीजें राज्य के अंतर्गत आती हैं। यहां पर देखिए, सीधी सी बात आप यहां पर देखें, जब भारत सरकार की बात हम करते हैं तो यहां पर हम कार्यपालिका की बात करते हैं। यहां पर देखिए, हम बात करते हैं विधायिका की बात करते हैं। यहां पर देखिए, यह भी कार्यपालिका है, यह भी विधायिका है। इसी प्रकार से यहां भी प्राधिकारियों में हम कार्यपालिका और विधायिका की बात करते हैं। कुल मिलाकर के ये समझिए कि राज्य के भीतर जो हमारे देश के विभिन्न संस्थान हैं, विभिन्न इकाइयां हैं, जो कि लोगों से सीधे जुड़ी हुई हैं या लोगों को प्रभावित करती हैं, उन सबके लिए जो है विधायिका और कार्यपालिका इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। विधायिका और कार्यपालिका इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं? राज्य के अंतर्गत। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि न्यायपालिका इससे अछूती नहीं है। न्यायपालिका जब अपने कार्यपालिकीय प्रभाव में आती है तो कई जगह वह जो है राज्य के रूप में आती है, नहीं तो न्यायपालिका राज्य के स्वरूप में नहीं आती है। कहने का मतलब ये चीज यहां पर देखते हैं कि जब हम ये शब्द प्रयोग करते हैं कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं, जहां भी आप इस चीज को कहते हैं कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं, तो यहां राज्य के विरुद्ध से मतलब है कि ये इनके विरुद्ध मौलिक अधिकार है। कहने का मतलब कि ये इनमें से कोई भी जो भाग 3 में वर्णित अधिकार है उसको नहीं छीन सकता है। कौन? ना तो कार्यपालिकी कार्रवाई द्वारा, ना तो विधि बना करके, ना तो कार्यपालिकी एक्शन, ना तो विधि बना करके, किसी रूप में ये नहीं छीन सकते हैं। अब सवाल इस चीज का है कि स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत कौन आता है। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत हम ज्यादा नियम विनियम नहीं बताएंगे, केवल इतनी बात कहेंगे कि आप ये जान लीजिए कि स्थानीय प्राधिकारी में जो आप यहाँ पर देखते हैं कि पंचायतें हैं, नगर निगम है, प्रोप ट्रस्ट है, ये सब स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत वो लोग आते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए कि जो इसके अतिरिक्त हैं, जो किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको क्या क्या चीज मिलेगा। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत जब आप पाएंगे तो आप जैसे जिलाधिकारी लखनऊ या लखनऊ विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये सब जो है सारे के सारे इस प्रकार की संस्थाएं अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। अब आप आगे देखिए, अन्य प्राधिकारी, ये प्राधिकारी क्या होते हैं यह हम रुक करके बताएंगे। लेकिन अब देखिए, हम अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 13 में यहां पर हम बात ये बता रहे हैं कि मौलिक अधिकारों से जो विधियां असंगत होंगी उनकी क्या स्थिति होगी। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों का क्या स्वरूप होगा। अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 13 में क्या है
मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। एक चीज, पहली बात देखिए, संविधान से ठीक पहले यदि कोई विधि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रचलन में है तो संविधान लागू होने के उपरांत, हम यहां पर बता क्या रहे हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी विधि, कोई भी कानून जो संविधान लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले प्रचलन में था, वह संविधान लागू होने के उपरांत ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध वो शून्य हो जाएगा। यहां पर एक चीज किया गया है कि जो विधि मौलिक अधिकारों से असंगत है, संविधान पूर्व की वो विधियां जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं वह शून्य होंगी। ये लाइन है, संविधान पूर्व की विधियां जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध शून्य होंगी। यहां पर आप देखें, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध वे शून्य होंगी। कौन सी विधियां मौलिक अधिकारों के विरुद्ध शून्य होंगी? जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। अब आप यहां पर देखिए, हाँ, मौलिक अधिकारों के असंगत है, वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध शून्य होंगी। यहां पर आप एक चीज देखिए, मौलिक अधिकारों से शून्य होने का क्या मतलब है कि मौलिक अधिकारों के द्वारा ये ढक ली जाएंगी। मौलिक अधिकारों के द्वारा ये विधियां ढक ली जाएंगी। ढक ली जाने का मतलब क्या चीज हुआ कि मौलिक अधिकार के सामने जब होंगी तो ये निष्प्रभावी होगी। जब मौलिक अधिकार हट जाएगा, मौलिक अधिकार नहीं होगा, तब ये फिर प्रभावी हो जाएंगी। इसी को कहा जाता है ग्रहण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्सिस। दूसरी चीज, इसके बाद अगली चीज देखिए कि जब हम अनुच्छेद 13 के बाद हम फिर बात करते हैं, दूसरा अनुच्छेद 13 है। अगर मान लीजिए संविधान लागू हो गया है, उसके बाद जो राज्य है, राज्य से मतलब उन चारों चीजों की बात हमने की। राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण करता है, राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण करता है जो मौलिक अधिकारों को, राज्य यहां पर हम कह रहे हैं राज्य ऐसी विधि का निर्माण करता है जो नंबर 1 मौलिक अधिकारों को छीनती है, अथवा मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती हैं। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती है यानी उसको छोटा कर देती है। तो वह यहां तक, किस सीमा तक, जिस सीमा तक वो छीनती हैं या जिस सीमा तक उसका अल्पीकरण करती हैं, वो शून्य होंगी। शून्य का मतलब क्या चीज है? वो पूरी तरह से मूल रूप से समाप्त हो जाएंगी। इसको कहा जाता है पृथक्करण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब है कि जो विधि बनाई गई है राज्य के द्वारा, विधि का जो भी भाग क्या करता है, किसी भी रूप में मौलिक अधिकारों को छोटा करता है या छीनता है, वो विधि से पृथक कर दिया जाएगा। इसको कहा जाता है पृथक्करण का सिद्धांत। अगर मान लीजिए
उसको निकालने से विधि सार तत्व रूप से खत्म हो जाती है, तो पूरी विधि शून्य की जा सकती है। तीसरी चीज इसमें विधि के बारे में बात किया गया है। विधि तीसरे खंड में यह कहा गया है कि विधि से क्या तात्पर्य है। यहां पर देखिए, विधि से तात्पर्य ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। अध्यादेश जो कार्यपालिका आदेश के रूप में दिया जाता है, जो कि विधायी शक्ति रखता है। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे जब हम अध्यादेश पर पहुंचेंगे। उसके बाद देखिए, दूसरी चीज है प्रथा। प्रथा 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 क्या चीज होती है? लंबे समय तक जो किसी समाज में प्रचलित हो और समाज उसको मान्यता देता है और राज्य उसको मान्यता दे दे, तो वो भी प्रचलित में हो जाता है। रीति, जिसको कि हम असेज कहते हैं, वो भी यहाँ पर चलती है। असेज भी, उसको भी मान्यता विधिक रूप से दी गई है। नियम, उपनियम, ये सारे के सारे या विधि, ये सारे के सारे विधि के विभिन्न स्वरूप में माने गए हैं। इसी अनुच्छेद में यह भी बनाया गया है कि प्रचलित विधि से क्या मतलब है। यहाँ पर जब संविधान पूर्व विधियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रचलित विधि की बात करते हैं। प्रचलित विधि का मतलब है कि वह विधि जो किसी ऐसी संस्था के द्वारा बनाया गया है जिसको कि विधि निर्माण का अधिकार है, वो प्राधिकारी विधि निर्माण का अधिकार है, उसने बनाया है। वह भारत के संपूर्ण क्षेत्र में या भारत के किसी भी भाग में प्रचलन में है या नहीं प्रचलन में है, लेकिन अगर वो निश्चित नहीं की गई है तो वह प्रबद्ध विधि है। एक बात यहां पर देखिए, यहां पर बार बार प्राधिकारी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राधिकारी शब्द का तात्पर्य यह होता है कि जिसको विधि बनाने का और विधि को लागू करने का अधिकार है, वो प्राधिकारी है। इसी रूप में स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी को सम्मिलित किया गया है। अगली चीज, एक लास्ट चीज यहां पर देखिए कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो भी संविधान संशोधन होगा उसको विधि नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 13 के संदर्भ में कहने का मतलब, संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। एक चीज और भी देखिए कि अनुच्छेद 13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया है। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय किसी उस विधि को जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उसको शून्य घोषित कर दे। तो भाई, आज का क्लास हम यहीं पर रोकना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम आपको अनुच्छेद 18 से लेकर के, वो 14 से लेकर के 18 की बात करेंगे। हम एक चीज और भी आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं कि आप इस चीज के इस वीडियो को देखिए और ये बताइए कि कौन सी बातें ऐसी हैं कि जो आपको समझ में नहीं आई, वो हमसे आप पूछिए, या और कोई शंका आशंका कुछ भी हो उस पर चर्चा कीजिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताइए कि हमको ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमसे आप क्या चाहते हैं वो भी बताइए। हम वो भी आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। कोई चीज आप फोन पर पूछना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई सवाल करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। जय हिंद।